दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल सोशल डायरी पर। जैसा कि इस वक़्त हम सबको मालूम है देश में एसआईआर चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी एसआईआर को चालू हुए लगभग 20 दिन हो चुके हैं। हमने ग्राउंड पे जाके लोगों से बातचीत करी और मतदाताओं से जानने की कोशिश करी कि उनकी क्या परेशानियाँ हैं। हमने कई मतदाताओं से बातचीत करी और उसमें हमें पता चला कि उनकी बहुत सारी समस्याएँ हैं। जैसे कुछ लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म के अंदर गलतियाँ कर दी हैं, कुछ लोगों ने फॉर्म भरते हुए गलत जानकारी भर दी है, तो काफ़ी परेशान हो रहे थे। तो हमने इसलिए इन सारे सवालों को लेकर भोपाल के अंदर डिप्टी कलेक्टर भुवन गुप्ता सर से बातचीत करी और इन सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश करी। तो आइए हम देखते हैं ये सारे सवालों के जवाब क्या हैं। इसके लिए हम चलते हैं हमारे इंटरव्यू की तरफ जो हमने डिप्टी कलेक्टर भुवन गुप्ता सर से लिया गया है। तो स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश के अंदर एसआईआर का काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। उसी सिलसिले में इससे पहले भी हम डिप्टी कलेक्टर भुवन गुप्ता सर से मिले थे और इनके मार्गदर्शन से काफ़ी मतदाताओं को बहुत फ़ायदा हुआ था। अब हम कुछ और नए सवाल लेके आए हैं जो मतदाताओं की तरफ से है। तो हम जो है कुछ सवाल जो है सर से पूछेंगे और उसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे जी, चैनल पे नमस्कार, और धन्यवाद। कुछ सवाल हैं मतदाताओं के, तो सर उसके हम सवाल जानना चाह बिल्कुल, रहे थे। बिल्कुल, पूछिए। सर एक सवाल है कि कुछ मतदाताओं ने ऑनलाइन फॉर्म भरने की कोशिश करी और गलती से उन्होंने वो ऑप्शन चूज़ कर लिया जो उनको नहीं चूज़ करना था, गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया। तो अब वो घबरा रहे हैं कि अब उनका फॉर्म क्या होगा? देखिए, किसी भी मतदाता को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतदाता ने फॉर्म ऑनलाइन भरा हो या ऑफ़लाइन भरा हो, किसी भी स्थिति में यदि उसके फॉर्म में कोई त्रुटि रह गई है या उसने फॉर्म गलत भर दिया है, तो उसको 9 दिसंबर से लेके 31 जनवरी तक एक मौका फिर मिलेगा। उस दौरान फिर हमारे बीएलओ और हमारी जो तहसील ऑफ़िसेज़ हैं, वो नोटिस के माध्यम से उनकी सुनवाई करेंगे और जिन लोगों के फॉर्म के माध्यम से नाम नहीं जुड़ चुके हैं, वो अपने दस्तावेज़ देकर अपना नाम जुड़ा सकेंगे। सर एक और सवाल था ऑनलाइन से मुद्दे कि ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो बीएलओ से जब बात हो रही है तो बीएलओ बोल रहे हैं कि हम हमारा जो फॉर्म जो हम दे रहे हैं आप वो भी भरो क्योंकि हमारे फॉर्म की जो है संख्या कम हो रही है। तो क्या मतदाता को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्म भरना ज़रूरी है क्या? नहीं, देखिए, हम लगातार प्रशिक्षण इस तरह का दे रहे हैं, किसी एकाध बीएलओ से हो सकता है इस तरह की चूक हुई हो। एक मतदान केंद्र में जितने मतदाता हैं, उनको यदि फिजिकल फॉर्म दिए गए हैं, 1000 मान लो दिए हैं और यदि उसमें से 1000 में से 70 लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भर दिए हैं, तो बीएलओ ऐप पे जब वो फॉर्म को भरे हुए फॉर्म को डिजिटाइज़ करता है, तो उसके साथ में एक अतिरिक्त विंडो दिखती है जिसमें आता है कि कितने मतदाताओं ने आपके ऑनलाइन फॉर्म भर दिए हैं। अगर वो बीएलओ अपने ऐप पे उसी को एक्सेप्ट कर देता है, तो उसको किसी ऑफलाइन फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। कुछ बीएलओ को एक कन्फ्यूज़न है, हम लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से, आज चूँकि आपने बताया है, तो हम सारे सुपरवाइज़र को फिर से ये तस्दीक करेंगे कि जितनों ने भी ऑनलाइन फॉर्म भरा है, वो ऑनलाइन फॉर्म भी बीएलओ के अकाउंट में ही आ रहा है। तो बीएलओ उस अकाउंट में उसको वेरीफाइड कर दें, तो उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी और उनको किसी फिजिकल फॉर्म के लेने की ज़रूरत भी नहीं है। सर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो एक रसीद मिलती है आखिर में लास्ट टाइम में, तो क्या वो रसीद बीएलओ को देना ज़रूरी है या नहीं? देखिए, क्या है, आप ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन भी करते हैं या कोई भी काम जब ऑनलाइन करते हैं, तो उसका एक ट्रांज़ैक्शन आईडी जनरेट होती है। इसमें भी जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो आपकी मोबाइल से अगर आपने भरा है या लैपटॉप से आपने भरा है, तो उसमें लिखा जाता है कि यू हैव सबमिटेड सक्सेसफुली। यदि इस तरह का मैसेज आपके पास आ गया, इट मीन्स कि वो फॉर्म सक्सेसफुली भर दिया गया है और वो बीएलए के अकाउंट में आ चुका है। अब उसको सिर्फ बीएलओ को वेरीफाइड करना है। इसके बाद मतदाता को न किसी फिजिकल फॉर्म या हार्ड कॉपी में फॉर्म देने की ज़रूरत है। मतदाता निश्चिंत रूप से उस मतलब स्क्रीनशॉट को सेव रख सकता है अपनी संतुष्टि के लिए, लेकिन उसका काम पूरा हो चुका है और उसको आगे जब हम मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिश करेंगे, तो उन सारे मतदाताओं को इसमें शामिल करेंगे। तो उसकी रिसीव लेना ज़रूरी है क्या बीएलओ से क्या? नहीं, वो रसीद अपने आप में, देखो, ऑनलाइन की रिसिप्ट तो वो ऑनलाइन सिस्टम खुद ही जनरेट करता है। जैसे मान लो आपने बैंक में 2 लाख रुपए जमा किए, तो उस 2 लाख की रसीद लेने आप अलग से बैंक नहीं जाते हैं, आपकी स्क्रीन ही आपको रसीद दे देती है। तो इसी प्रकार से यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो जो स्क्रीन पे आपके आया है, वही आपकी एक प्रकार से डिजिटल रसीद है। सर एक सवाल ये है कि कुछ मतदाता ऐसे थे जो प्रदेश से बाहर जाके कार्य कर रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने 2-3 चुनाव में वोट नहीं डाल पाए। उनके पास वोटर आईडी कार्ड है लेकिन उनका एसआईआर फॉर्म नहीं आया है। उनका माँ-बाप का नाम 2003 की लिस्ट में है या उनका खुद का नाम भी 2003 की लिस्ट में है। अब वो मतदाता किस तरह से फॉर्म भरेंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि हमने एसआईआर फॉर्म जो बाँटे हैं, वो भोपाल ज़िले में नहीं, पूरे भारतवर्ष में जिन राज्यों में एसआईआर शुरू हुआ है, चूँकि माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने 27 अक्टूबर 2025 को एसआईआर कार्यक्रम की घोषणा की थी, तो 27 अक्टूबर की रात 12 बजे मतदाता सूची फ्रीज़ की गई।
तो जिन मतदाताओं के नाम 27 अक्टूबर 25 की स्थिति में मतदाता सूची में दर्ज थे, इन्यूमरेशन फॉर्म उन्हीं के घर गया है। अब यदि कोई ऐसे मतदाता हैं जो अन्यथा पात्र हैं या जो अपना नाम इस 27 अक्टूबर की मतदाता सूची में नहीं था, वो सारे लोग दावा आपत्ति का समय रहेगा 9 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी का, उस दरमियान अपना फॉर्म 6 भर सकते हैं और उनका नाम जो है इस मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। ये बिलिंग फॉर्म नहीं भरना है उन मतदाताओं को? नहीं, उन मतदाताओं का तो चूंकि इन्यूमरेशन फॉर्म ही नहीं गया है, तो उनको अभी किसी प्रकार के घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। उनको अपना फॉर्म 6 का ऑप्शन ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मतदाता चाहे तो आज भी अपना फॉर्म 6 भर देगा, तो उसका नाम जो है आने वाली प्रारूप मतदाता सूची जो हम 9 जनवरी को प्रकाशित करेंगे, उसके बाद जब क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन की सुनवाई होगी और जो 7 फरवरी को फाइनल मतदाता सूची छपेगी, उसमें वो सारे नाम शामिल कर लिए जाएंगे। सर एक सवाल है, कोई महिला या पुरुष अगर धर्म परिवर्तन कर कर और अब वो एक नए नाम से, एक नए धर्म के नाम से रह रहा है और उसकी वोटर आईडी एक नए धर्म से बनी हुई है और उसके माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, ना ही उसका नाम 2003 की लिस्ट में है, तो अब वो किस तरह से फॉर्म भरेगा सर? देखिए, मतदाता सूची धर्म या जाति के आधार पर नहीं बनती है। अगर हम इसको एक व्यक्ति की दृष्टि से समझें, तो यदि किसी व्यक्ति ने शादी के बाद अपना नाम परिवर्तन कर दिया है, कोई शादी के पहले नूतन थी और शादी के बाद वो कहती है कि मैं अपना नाम नीतू रखती हूँ, तो नाम परिवर्तन की अपनी एक प्रक्रिया है। नाम परिवर्तन उस महिला ने, पुरुष ने, जिसने भी किया है, अल्टीमेटली किसी दस्तावेज के आधार पर किया होता है। तो एक तो नाम परिवर्तन के उसके दस्तावेज स्पष्ट हों, और दूसरा, यदि जैसा मैंने पहले भी बताया कि 2003 की मतदाता सूची में उसका स्वयं का या उसके माता पिता का नाम नहीं है और आज की मतदाता सूची में है, तो उसको फिर जो नोटिस पीरियड होगा, उस नोटिस पीरियड में जब दस्तावेजों की जांच होगी, उस दौरान उसका नाम, यदि वह समस्त प्रकार के दस्तावेज सही प्रस्तुत कर देती है, तो नाम शामिल कर लिया जाएगा। सर इसमें एक सवाल ये है, अगर कोई सबीना नाम की महिला है और बाद में जाके वो सीमा बन जाती है और दूसरे धर्म में आ जाती है, अब लिस्ट में तो उसका नाम सबीना लिख के आ रहा था और इधर सीमा लिख के आ रहा है, तो तब तो मैच खाएगा ही नहीं नाम उसका, तब उसके कंडीशन में क्या रहेगा? नहीं, देखिए, मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि नाम परिवर्तन की अपनी प्रक्रिया है। मान लो मैं अभी भुवन गुप्ता का नाम रखता हूँ और मैं कल से चाहूँ कि मेरा नाम मोहन हो जाए, तो मैं किसी न किसी अखबार में उसकी सूचना देता हूँ कि मेरा नाम आज से ये हो गया है, या मैं गजट में नोटिफाइड कराता हूँ। तो नाम परिवर्तन किसी भी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, वो कर ले। अल्टीमेटली ये है कि वो अपनी जिनाइननेस, अपनी सत्यता जो है, उन दो नामों के बीच के अंतर की जो सत्यता है, वो स्थापित करने वाला यदि कोई दस्तावेज प्रस्तुत करता है, तो उसमें किसी प्रकार की घबराहट या परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर कुछ मतदाता जिनका नाम 2003 में नहीं है, ना माँ बाप का है, वो सिर्फ 2025 की जानकारी भर रहे हैं, तो आने वाले समय उनका किस तरह से वेरिफिकेशन होगा, थोड़ा सा उस पर गाइडलाइन दीजिए सर। देखिए, अभी हम जो कर रहे हैं इन्यूमरेशन, वो कर रहे हैं 2003 की मतदाता सूची से लिंक के आधार पे। या तो मतदाता का स्वयं का नाम है या उसके माता पिता दादा दादी का नाम है। ऐसे तमाम प्रकार के आवेदन पत्र जो अपूर्ण भरे गए हैं या जिनके 2003 के लिंक का मिलान नहीं होता है, उन तमाम मतदाताओं के नाम 9 दिसंबर की मतदाता सूची में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद उनकी जब सुनवाई होगी 9 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी के बीच, उस दौरान यदि वो अपने दस्तावेज पेश करेंगे, तो उनको बिल्कुल विधिवत तौर पे मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। सर ये एसआईआर का जो लास्ट डेट है 4 दिसंबर, क्या ये डेट बढ़ने की संभावना है? नहीं, ये मेरे स्तर से मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये भारत निर्वाचन आयोग कार्यक्रम तय करता है। अभी तक तो भारत निर्वाचन आयोग के इस तरह के कोई निर्देश नहीं आए हैं कि इसमें कोई बदलाव होगा। लेकिन आप लोग ये देखिए कि अभी आज की तारीख में हम 25 में खड़े हैं, तो लगभग 10 दिन का समय हमें फॉर्म भरने का भी है। तो हम 10 दिन का भरपूर उपयोग करें, 10 दिन में सारे लोग फॉर्म भर दें। और यदि कोई लोग फॉर्म भरने से वंचित रह पाता है या अपना डाटा नहीं ढूंढ पाता है, तो वो भी बिल्कुल ना घबराए। 4 दिसंबर के बाद हम 5 दिन की एक्सरसाइज करके 9 दिसंबर को इस सूची को प्रकाशित करेंगे। और 9 दिसंबर को जो सूची प्रकाशित होगी, उसमें जितने लोगों के नाम छूट जाएंगे, उनके घर घर हमारा बीएलओ दोबारा जाएगा और 9 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी की अवधि के बीच उनमें से जितने लोग अपने दस्तावेज दे देंगे, उन सबके नाम भी पुनः शामिल कर लिए जाएंगे। सर वो दस्तावेज कौन कौन से होंगे, थोड़ा सा उस पर गाइडलाइन दीजिए। देखिए, हमने जो ई न्यूमरेशन फॉर्म बांटा है, उस ई न्यूमरेशन फॉर्म के पीछे सारी जानकारी छापी गई है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बहुत संक्षिप्त तौर पे बता दूं कि 3 तरह से उसको डिवाइड किया है। चूँकि हम एसआईआर 2003 के आधार पे मतदाता सूची को जांच रहे हैं, तो 2003 में उन लोगों के नाम शामिल होंगे जो 1987 के पहले पैदा हो गए होंगे। तो यदि कोई व्यक्ति जो आज भी 1987 के पहले का पैदा हुआ है और उसका नाम नहीं है, तो वो अपना स्वयं का कोई एक दस्तावेज देगा, तो उसका नाम जोड़ लिया जाएगा। 87 से 2004 के बीच जो पैदा हुए हैं, उनको अपना भी देना होगा और अपने साथ माता या पिता में से किसी एक का कागज़ देना होगा। और जो 2004 के बाद पैदा हुए हैं,
यदि उनका नाम भी मतदाता सूची में नहीं था 2003 की, या उनके माता पिता का भी नहीं था, तो फिर उसको दस्तावेज के दौरान अपना स्वयं का देना होगा, अपनी माताजी का देना होगा और अपने पिताजी का देना होगा। और क्या 13 दस्तावेज होंगे वो हमने हर फॉर्म के पीछे छाप कर दिए हैं। सर, बीएलओ जो काम कर रहे हैं फील्ड के ऊपर, हाँ, अभी तक कितने बीएलओ जो हैं सस्पेंड हो चुके हैं और कितने पे कार्रवाई हुई और कितने को रिवॉर्ड्स मिले? नहीं, देखिए, एक सिद्धांत होता है कैरेट एंड स्टिक कि आप अच्छे को पुरस्कार देंगे और बुरे को दंड भी देंगे। तो पुरस्कारों की संख्या दंड की तुलना में बहुत कम है। कलेक्टर साहब ने जो पुरस्कार की घोषणा की है, उस मान से आप ये मान के चलिए कि प्रतिदिन लगभग 300 बीएलओ, हमारे जो 2000 बीएलओ हैं, उस कैटेगरी में आ रहे हैं और अब तक हम लगभग जो है 1500 से ज़्यादा बीएलओ को सम्मानित कर चुके हैं। दंड की जहाँ तक बात है, तो कुछ बीएलओ जब काम नहीं करते हैं तो अब तक हमने लगभग 4 बीएलओ को सस्पेंड किया और 2 सुपरवाइज़र को सस्पेंड किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत अच्छे से इन सवालों का जवाब दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि मतदाता जिनके जो सवाल थे वो बिल्कुल घबराएंगे नहीं, उनको बिल्कुल सही सही जवाब मिल गए होंगे। और सरकार भी 4 दिसंबर के बाद भी एक मौका और देगी, जिसके अंदर जो लोग रह गए हैं वो दोबारा अपील कर सकते हैं और अपने फॉर्म को दोबारा सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे हमारे डिप्टी कलेक्टर भुवन गुप्ता सर। इन्होंने मतदाताओं के मन में उठने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, शंकाओं को दूर करा। तो हमारी भी मतदाताओं से ये गुजारिश है कि वो बिल्कुल भी ना घबराएं, ना परेशान हो। अगर आपका ऑनलाइन फॉर्म गलत भर गया है या मैनुअल फॉर्म भी गलत भर गया है, तो सरकार आपको एक मौका और देगी इस सुधार करने के लिए। अगर आपका फॉर्म ऑनलाइन गलत भर गया है या ऑफलाइन गलत भी भर गया है, तो आपको उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार एक बार और सभी मतदाताओं को मौका देगी कि वो अपनी गलतियों को सुधार करे। इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।